हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। क्लास 11th हमारा जो चैप्टर चल रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, उसका ये आज 4th लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ा है ब्रीथिंग के बारे में वो देखते हैं। तो ब्रीथिंग, और पिछले लेक्चर में हमने ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस देखा था। ब्रीथिंग था एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही थी लंग से। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या था, एक्चुअल में जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन होना, उसको हम ऑक्सीडेशन करना, उसका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनर्जी में चेंज होना, एक्चुअल में वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था इसमें। तो नेक्स्ट जो है इसी डायग्राम हमने भी देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। इसमें हमने जो है एपिग्लोटिस, लैरिंक्स, ट्रैकिया, इनके बारे में देखा था। ब्रोंचस, लंग्स, ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन, ये सारे हमने इसमें पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। फिर हमने बताया था कि लैरिंक्स कैसा होता है, ट्रैकिया, लेफ्ट मेन ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकी जो हम बोलते हैं, राइट और लेफ्ट की तरफ, वो बताया था उसके बारे में। फिर हमने कार्टिलेजिनस रिंग के बारे में बात की थी। कार्टिलेजिन हाइलिन कार्टिलेज से बनी होती हैं और ये आगे से मतलब सी शेप की होती हैं, ये हमने इसमें पढ़ा था पिछले लेक्चर में। फिर एलोविलाई के बारे में पढ़ा था। एयर सैक बोलते हैं। एलोविलर डक्ट के बारे में पढ़ा था। ब्रोंक्यूल्स के बारे में पढ़ा था। फिर उनसे जो एलोविलाई के ऊपर जो कैपिलरीज लगी हुई उनके बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा था। ठीक है, फिर हमने एक्सचेंज इसमें पढ़ा था, जैसे कि एक्चुअल में क्या होता है, एयर मूव्स कैसे करती है, ठीक है, और कैपिलरीज में कैसे जो है एयर पास होती है, ब्लड के अंदर कैसे जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है और ऑक्सीजन कैसे ऐड होती है। तो एक एक बात याद रखना, इसमें सेम टाइम में दोनों चीज़ें होती हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ब्लड से बाहर निकलेगी तुरंत ऑक्सीजन ऐड होगी। ठीक है, तो जैसे इसी वजह से तो हम सांस एक बार छोड़ते हैं और लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो वो ये सब सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखा था। फिर हमने इसमें प्लूरल मेम्ब्रेन देखी थी। इसमें आपकी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, उसके बीच में जो प्लूरल स्पेस है उसमें प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, ये हमने इसमें स्टडी किया था पिछले लेक्चर में। फिर रेस्पिरेशन के अंदर हमने 5 स्टेप्स देखे थे। ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन देखा था इसमें, जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अपनी बॉडी के अंदर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के बाहर निकल रही है। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेज देखा था, एल्विलर मेम्ब्रेन के ऊपर ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। फिर ट्रांसपोर्ट गैसेज बाई ब्लड, फिर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, और फिर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई सेल फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। ये चीज़ें हमने इसमें स्टडी की थी। आज जो हमारा लेक्चर है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पे। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग समझेंगे, इसमें ध्यान से समझना है आपको क्या कुछ होता है। तो ब्रीथिंग के अंदर 2 स्टेप होते हैं, हमें पता है कि इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वो होता है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं, और एक्सपायरेशन वो होता है जिसमें हम एलोविलर एयर को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर है उसको बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से होता है। देखें, इनहेलेशन में जैसे कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है मूव डाउन की तरफ, रिब केज जो है आपके एक्सपेंड हो जाएंगे, रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये आउटसाइड या अपवर्ड मूवमेंट होगी इनकी। ठीक है, जबकि जब आप सांस छोड़ रहे हो तो उस टाइम डायफ्राम रिलैक्स करेगा और वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, और रिब केज जो हम वो भी रिलैक्स करेंगे और वो आपकी नॉर्मल मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी। तो एक बात याद रखना, इसमें एक समय में जैसे इनहेलेशन में तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिब केज मसल्स जो हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जबकि जब हम सांस छोड़ते हैं उस टाइम डायाफ्राम भी रिलैक्स होता है और रिब केज की मसल्स जो हैं वो भी रिलैक्स कंडीशन में जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने की हैं। फिर इसमें देखो कुछ इस तरह से एक्सहेलेशन और इनहेलेशन होता है। ये एक लेबोरेटरी का किया हुआ मतलब एक प्रैक्टिकल हम बोल सकते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं। जैसे कि हमने क्या लेना है, एक बोतल लेनी है, बोतल का जो है एक तरह से उसको काट लेना है नीचे से, और उसमें बैलून जो है, आप बैलून जो कटा हुआ है उसको एक रबर शीट की तरह से बांध देना उसको नीचे की तरफ, जैसे इसमें दिखा रखा है रबर से। ठीक है, फिर इसमें एक जो हम इसने जो पाइप लगा रखी है इसको स्ट्रा बोला इसने। ठीक है, तो एक वाई शेप की हमने यहाँ पर इसमें फिट करनी, इसके अंदर कॉर्क फिट करना ताकि इसमें एयर टाइट हो जाए, ये एयर बाहर न आए। ठीक है, और बोतल जो है वो चेस्ट, इसमें देखो स्ट्रा जो है वो एक ट्रैचिया या ब्रोंच की तरह काम करेगा,
ठीक है। बॉटल जो है वो चेस्ट कैविटी की तरह काम करेगी और जो बैलून है वो लंग्स की तरह काम कर रहे हैं आपके। और इसमें जो रबर शीट हमने जो नीचे की तरफ बांधी है ये है डायफ्राम की तरह काम करेगा। तो इसमें हम जैसे इनहेलेशन में देखें आप, जैसे कि हम रबर शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो एक प्रेशर इसमें यहाँ पर जो है क्रिएट होता है। ये एक आपको यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है लंग्स के अंदर, जैसे वैक्यूम वाला हम प्रेशर हम बोल सकते हैं। तो जैसे अंदर देखो, जब हमारे लंग्स के अंदर के जब प्रेशर कम होगा तभी तो, और बाहर का प्रेशर ज़्यादा तभी तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एयर मूव करेगी। ठीक है। हमारे अंदर जो है प्रेशर, लंग्स के अंदर प्रेशर हमें कम करना, वैक्यूम की तरह काम करना पड़ेगा। हमारे जो लंग्स है वैक्यूम टाइप के लंग्स हैं हमारे। ठीक है। जब ये हम इसको खींचते हैं डायफ्राम रबर शीट को नीचे की तरफ खींचते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे कि हवा अंदर की तरफ आती है, और जब वापस नॉर्मल कंडीशन में छोड़ते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है। ठीक है। ये देखिए इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में, तो इनहेलेशन और एक तरह से इसमें जो है आपके देखिए इनहेलेशन में ब्रीथिंग में एयर पुश्ड इन, तो इसमें देखो ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। क्या होगा, जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लार्जर वॉल्यूम बट लो एयर प्रेशर, एयर प्रेशर लंग्स के अंदर कम हो जाएगा, उनका साइज बढ़ गया। उसके साथ ही जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दो तरह की मसल होती हैं आपकी, एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होती है, एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होती हैं। ठीक है। तो जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, जो इंटरनल इंटरकोस्टल होती है वो अंदर की तरफ होती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जैसे कि इसका जब जो थोरेसिक कैविटी है इसका साइज भी बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ेगा तो लंग्स का साइज बढ़ेगा और उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा यहाँ पर, और फिर हाई प्रेशर बाहर की तरफ है तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर एंट्री कर जाएगी। तो रिब्स आपके मूव करेंगे अपवर्ड और आउटवर्ड। डायफ्राम जो है, डायफ्राम जो मसल वो नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फ्लैट हो जाएंगे इसमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर हम एयर फिलअप कर सकें। इसमें जो है जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हैं और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं, एक बात याद रखनी, जब आप सांस ले रहे हो तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो उस टाइम रिलैक्स करती हैं, जबकि आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो रिब्स को ऊपर की तरफ, मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं उसका साइज इंक्रीज करती हैं। ठीक है, ताकि स्पेस ज़्यादा हो जाए। जबकि एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिड्यूस वॉल्यूम, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा लंग्स का। ठीक है। लेकिन प्रेशर वहाँ पर ज़्यादा है तो एयर बाहर की तरफ निकलेगी, एटमॉस्फेयर की प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा, इसको पार्शियल प्रेशर भी हम बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरकोस्टल मसल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगी। ठीक है। तो इस प्रकार से डायफ्राम जो है अपनी रिटर्न वापस नॉर्मल पोजीशन में पहुँच जाएगा ब्रीथिंग आउट में। फिर इंस्पायरेशन कैन आकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, इंस्पायरेशन कब होगा, जब प्रेशर जो है लंग्स के अंदर, जिसको हम इंटरपल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं, वो लेस देन होगा किससे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो आएगी जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज़्यादा है, जो हवा है एटमॉस्फेयर में उसका प्रेशर ज़्यादा है और अंदर वाला कम है, तो फिर बाहर से अंदर की तरफ हवा जाएगी, जैसे ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वैक्यूम की तरह ये काम करेगा। ठीक है। जबकि जो फ्रॉग है उसमें वैक्यूम वाला नहीं होता, फ्रॉग क्या करता है अपने माउथ में एयर भर लेता है और फिर वो एक प्रेशराइज करता है लंग्स के ऊपर। ठीक है। उसमें वैक्यूम वाला नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए एयर जैसे ही लंग्स के अंदर एंट्री करेगी तो रिब्स और स्ट्रम जो है वो उनका साइज बढ़ेगा। ठीक है। डायफ्राम नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वॉल्यूम जो है थोरेक्स जो थोरेसिक कैविटी है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए इनहेलेशन में ये स्टेप नोट करने के हैं, आपको नोट करने हैं ये इनहेलेशन के स्टेप इम्पोर्टेंट हैं ये स्टेप आपको नोट करने हैं। जैसे कि इनहेलेशन में क्या स्टेप हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगी, जो आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हैं रिलैक्स करेंगी, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट है। अपोजिट होता है ये दोनों, ये दोनों मसल, जैसे कि बाइसेप और ट्राइसेप, आप जो हाथ में मसल्स काम करती हैं, जिस टाइम आपकी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करती है उस टाइम आपकी ट्राइसेप रिलैक्स करती है, जिस टाइम ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी उस टाइम आपकी बाइसेप रिलैक्स करती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है जो इनर साइड में है जो मसल्स, और जो आउटर साइड में है
जो इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स करेंगी और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अच्छा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट कब करती हैं? जब हमें एक्सपायरेशन करता है, मतलब एक्सपायरेशन करना है, जब सांस छोड़ते हैं तो वो रिब्स को वापस नॉर्मल पोजीशन में खींचती है। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल हैं जो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो रिब का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसमें बढ़ जाएगा। ये मसल कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? ये रिब्स के हम बोल सकते हैं, रिब्स, दो रिब्स के बीच में मसल्स प्रेजेंट होती हैं ये। ठीक है, फिर रिब केज मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज हो जाएगी, प्रेशर इन एलोविलाई जो है वो डिक्रीज होएगा और एयर मूव्स इन। ठीक है, ये देखिए, अब ये ग्राफ और देख लेंगे इसमें जो रेड कलर का जो शो कर रखा है ऊपर वाले में, वॉल्यूम वाले में, ठीक है, रेड कलर से जो शो कर रखा है ये बता रहा है कि जब हम सांस ले रहे हैं तो जो है वो साइज बढ़ेगा उसका। ठीक है, आपके जो है एयर का प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो मतलब एयर प्रेशर अंदर तो कम हो गया। ठीक है, लेकिन जो वॉल्यूम है आपके थोरेसिक कैविटी का, जो वॉल्यूम है और लंग्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और जब आप सांस छोड़ रहे हो तो वो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, जो आपको पर्पल कलर में दिखा रखा है। फिर जो इसमें बता रखा है इसने, इंटरपल्मोनरी प्रेशर, जो अंदर वाला जो लंग्स का प्रेशर है, जब आप इंस्पायरेशन मतलब सांस ले रहे हो तो उस टाइम घटेगा, लेकिन एक्सपायरेशन करे जब सांस छोड़ रहे हो तो उस टाइम वो बढ़ेगा। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंटरपल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक। एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंटरपल्मोनरी प्रेशर जो है आपका ज़्यादा होगा, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो जो एयर है वो एक्सपेल्ड हो जाएगी फ्रॉम लंग्स, वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स डिक्रीज हो जाएगी, रिब्स स्ट्रेनम रिटर्न ओरिजिनल पोजीशन में, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, और अपनी डोम शेप में वापस चला जाएगा ये। तो एक्सहेलेशन में ये पॉइंट क्या होंगे? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जबकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स हो जाएंगी। रिब केज जो है वो डाउनवर्ड और इनवर्ड चला जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स होगा, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी जो है वो डिक्रीज होएगी, प्रेशर जो है एलोविलाई में वो इंक्रीज होगा और एयर जो है मूव्स आउट। ठीक है, तो इस प्रकार से होगा ये डायग्राम में। डायफ्राम एंड स्पेशलाइज ए सेट ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। तो ये जो है हेल्प करती हैं किसमें? इस प्रकार के प्रेशर क्रिएट करने में, जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट्स। तो इंस्पायरेशन जो है इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जो इंस्पायरेशन है वो इनिशिएटेड हो जाएगा किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। इंस्पायरेशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगा किसके द्वारा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, जो इंक्रीज करता है क्या? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की तरह। देखो, ये देखो डायग्राम में, एयर जब अंदर एंट्री कर रही है तो लंग एक्सपेंड हो रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, रिब केज एक्सपेंड हो रहा है, साथ में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो इसमें स्पेस बढ़ गया है अंदर की तरफ। ठीक है, अब मसल्स जो हैं कौन सी इंक्लूड होती हैं इंस्पायरेशन में? तो जो नॉर्मल हम जब सांस लेते हैं, नॉर्मली हम सांस ले रहे हैं तो उस टाइम जो मसल हेल्प करती हैं उनको बोलते हैं कोर मसल। लेकिन जब हम एक प्रेशर मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं खींच के सांस लेते हैं, ज़्यादा प्रेशर के साथ सांस लेते हैं, तो उस टाइम एसेसरी मसल्स भी यूज होती हैं। तो कोर मसल्स कौन सी हैं आपकी? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, दिखा भी रखी है डायग्राम में। ठीक है, लेफ्ट राइट की तरफ दिखा रखी है आपके। और डायाफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा नीचे की तरफ इसमें, तो इसका साइज बढ़ जाएगा, इसमें वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा लंग्स का। जब एसेसरी मसल्स कौन सी इंक्लूड होंगी इसमें? स्ट्रेनोक्लेडोमेस्टोइड। ठीक है, स्टेनो को ये काम करेंगी। कोर मसल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स कॉन्ट्रैक्ट टू एलिवेट रिब्स, मतलब ये रिब्स में हेल्प करेंगी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो डायफ्राम। एसेसरी मसल कौन सी हैं? स्ट्रेनोक्लेडोमेस्टोइड। ठीक है, और दूसरी है पेक्टोरलिस माइनर। तो ये एक तरह से मतलब कॉन्ट्रैक्ट टू पुल रिब्स आउटवर्ड, आउट की बाहर की तरफ करेंगे रिब्स को। और जो स्ट्रेनोक्लेडोमेस्टोइड हैं ये स्ट्रेनम जो है आपकी ये बीच वाली चेस्ट बोन होती है वेंट्रली। ठीक है, तो इसको ये एलिवेट करेंगी बाहर की तरफ।
Contraction of external intercostal muscle lift of the ribs and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis. dorsoventral axis में मतलब एक तरह से इसको thoracic chamber वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे. ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम काज ए सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम. तो वैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो पल्मोनरी जो प्रेशर है इंटर हमारे जो लंग्स का प्रेशर है वो कम हो जाएगा. किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से. तो जो एयर है वो बाहर से फोर्स हो जाएगी कहाँ से? इनर साइड में मूव इनटू द लंग्स. दैट इज इंस्पायरेशन. रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल. जो आपकी मसल है रिटर्न द डायाफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम. तो ये आपका एक्सपायरेशन में होगा. इसमें आपकी जो है डायाफ्राम नॉर्मल पोजीशन में चले जाएगा, रिलैक्स होकर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वो रिलैक्स हो जाएंगी. ठीक है, और वापस नॉर्मल पोजीशन में सब कुछ हो जाएगा यहाँ पर. तो दिस लीड टू एन इंक्रीज इन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो इंक्रीज होगा स्लाइटली और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इसलिए बाहर की तरफ वो एयर को पुश करेगा फ्रॉम लंग्स. ये दिखा रखा है जैसे एयर बाहर की तरफ जा रही तो लंग कंप्रेस हो रहे हैं. किसी चीज़ को जैसे गुब्बारे को हम दबाते हैं तो हवा बाहर निकलती है, वैसे ही रिब केज कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम रिलैक्स अपवर्ड. इसमें मसल्स ऑफ एक्सपायरेशन कौन सी होंगी? तो कोर मसल वो है इंटरनल इंटरकोस्टलिस जो रिब्स को पुल करेंगी अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करके. ठीक है, डायाफ्राम जो है वो रिलैक्स करेगा, थोरेसिक कैविटी कम हो जाएगी, रिड्यूस कर देगा उसको. एक्सेसरी मसल कौन सी? एब्डोमिनल और क्वाड्रेटस लैम्बरम. एब्डोमिनल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी एब्डोमेन को. जैसे और ये कब होता है? जब आप सांस जैसे ज़्यादा प्रेशर के साथ छोड़ते हैं. तो जैसे कि बाबा रामदेव वाला जो कपालभाति आप करते हो कई बार, जैसे कि योग होता है, इसमें हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, जल्दी जल्दी सांस छोड़ते हैं, उसमें हमारा एब्डोमेन भी काम करता है, एब्डोमिनल मसल्स काम करती हैं. ठीक है, तो इसमें एब्डोमिनल मसल्स काम करेंगी और दूसरा जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो क्या करेंगी? वो कंप्रेस करेंगी एब्डोमेन को. और जो क्वाड्रेटस लैम्बरम जो मसल हैं वो करेंगी रिब्स को पुल करेंगी अंदर की तरफ. ठीक है, एयर एक्सपल्ड फ्रॉम लंग्स. तो रिब्स एंड स्टर्नम जो ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे, वॉल्यूम थोरेंस डिक्रीज हो जाएगी. We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdominal. तो हमारे अंदर ये एबिलिटी होती है कि हमारे जो इंस्पायरेशन की जो स्ट्रेंथ उसको बढ़ा सकते हैं और एक्सपायरेशन की विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल जो हमारे मसल्स होते हैं एब्डोमेन में उनके द्वारा. ठीक है, तो अब मसल्स ऑफ फोर्स्ड एक्सेलेशन, जब हम सांस छोड़ते हैं प्रेशर के साथ तो उस टाइम कौन सी मसल? जैसे एक तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल हो गई, दूसरे आपके एब्डोमिनल मसल कौन सी हैं? एक तो रेक्टल्स एब्डोमिनस है, एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, इंटरनल ओब्लिक्स हैं और ट्रांसवर्सेज एब्डोमिनस. ये मसल जो है एब्डोमन की मसल है आपकी पेट की. एब्डोमन मतलब पेट होता है. ठीक है, इसकी मसल्स आपकी ये. एक्सपायरेशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स करेंगी, जबकि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी. ठीक है, ऑन एन एवरेज, एक एवरेज के हिसाब से हम देखें तो हेल्दी ह्यूमन बीइंग जो है वो 12 से 16 टाइम्स पर मिनट जो है उसका रेट होता है सांस लेने का. और जो वॉल्यूम है एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर. तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पायरोमीटर जिसके द्वारा हम ब्रीदिंग मूवमेंट्स को मतलब मेज़र कर सकते हैं. उसके वॉल्यूम, हमारी लंग्स की वॉल्यूम जो एयर वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको हम मेज़र कर सकते हैं, प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं. और ये हमारे जैसे कि लंग्स को जांचने में हम ये बोल सकते हैं हेल्प करते हैं स्पायरोमीटर. और क्लिनिकल इसके असेसमेंट है हमारी बॉडी में. ठीक है, कुछ इस तरह का ये होता है स्पायरोमीटर. और ये जो इसमें कार्डबोर्ड माउथ पीस दिखा रखा, तो इसमें जो पेशेंट है उसको माउथ में इसको पकड़ना होता है और ज़ोर ज़ोर से सांस लेना पड़ता है और छोड़ना पड़ता है. तो इसमें एक ग्राफ क्रिएट होता है. ठीक है, उस ग्राफ को हम मैच करते हैं नॉर्मल से तो हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या चेंज आया है. ठीक है, देखिए कुछ इस तरह से होता है ये, कुछ इस तरह से होगा ये. पेशेंट टेक ए डीप ब्रीथ एंड ब्लो एज हार्ड एज पॉसिबल इनटू ट्यूब. ठीक है, और नोज के ऊपर क्लिप लगा देते ताकि दोनों तरह से सांस लेने दिया जाए, मुंह से ओनली सांस आपको एक छोड़ना है इसमें. टेक्नीशियन मॉनिटर्स एंड इनकरेज पेशेंट ड्यूरिंग टेस्ट. तो मशीन जो है अपने आप रिकॉर्ड करके बता देगी. ठीक है, तो इस लेक्चर में आपका इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हमने यहाँ पर समझा, तो इसको आप अच्छे तरीके से याद करना है, लिखना है, समझना है.